Hello friends, welcome to my channel, and in this video we are going to study class 10 chapter 1 chemical reaction and equation of your science book. Okay, so जैसा कि आपको पता है कि हम लोग की जो फर्स्ट चैप्टर रहता है उस समय हर बुक में केमिस्ट्री का ही होता है, तो ये भी चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का ही है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उनकी इक्वेशंस के बारे में, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं या फिर केमिकल रिएक्शंस है जो और उन केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इससे पहले शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले हेडिंग के चैप्टर क्या है केमिकल रिएक्शंस। तो हम लोग के लिए उसको अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। जो ये सब लिखूंगा मैं और जो भी ये नोट्स बनाऊंगा, इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मतलब ये PDF फॉर्म में मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? इट इज़ अ केमिकल चेंज इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज़। ये केमिकल चेंज होता है, मतलब एक तरह से आप अगर बोलो तो सिंपल भाषा में, तो केमिकल रिएक्शन क्या है, अगर आपको सिंपल भाषा में बोलो तो केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन इज़ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ और एक नई सब्सटेंस बनाती हैं जो कि नई प्रॉपर्टीज़ के साथ हो। जैसे कि अगर आप देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दें, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों को मिला दें तो बनता क्या है? H2O बनता है, यानी कि हम लोग का वाटर बन जाता है। और एक और चीज़ आपको गौर देने वाली बात यहाँ पे ये है, आपको ध्यान देना है इसमें कि क्या आपको एक चीज़ देखनी है, हाइड्रोजन की क्या प्रॉपर्टी होती है और ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी होती है, और जो इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टी होती है, सपोज जो हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी और जो ऑक्सीजन है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, वो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर नहीं होंगी। यानी कि the properties of the reactants are not shown by the compound which they have formed। यानी कि जो भी रिएक्टेंट्स के पास प्रॉपर्टी होगी वो प्रोडक्ट के पास नहीं होगी, यानी कि प्रोडक्ट की एक नई प्रॉपर्टी होगी। तो यही चीज़ इस डेफिनेशन में लिखा है कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो एक नई सब्सटेंस बनाती हैं। तो यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं जो कि एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट करने क्या बनाती हैं? एक नई सब्सटेंस बनाती हैं। दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़, और एक नई प्रॉपर्टीज़ बनाती हैं। आपको पता है हाइड्रोजन H2O क्या है? वाटर है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों ही गैस फॉर्म में रहती हैं और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, यानी कि दोनों ने सब्सटेंस रिएक्ट किया, एक नई सब्सटेंस बनी जो कि नई प्रॉपर्टी के साथ होगी। इसकी प्रॉपर्टी भी तो चेंज है। अब जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है, क्या वो हाइड्रोजन वाटर के पास है? नहीं है ना। तो यानी कि एक ऐसी सब्सटेंस बनी जो कि जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट के साथ मैच नहीं करती। तो ये जो दोनों होंगे ना, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है A+B=C, यानी कि दो सब्सटेंस हैं A और B जिन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो एक C सब्सटेंस बनी जो कि नई प्रॉपर्टी के साथ बनेगी। तो बेसिकली ये जो होते हैं ना, आपको जितने भी लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया के पास आते हैं, तो जितने भी LHS साइड में रहते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जितने भी ये RHS साइड में होते हैं ना, इन्हें हम लोग कहते हैं, जैसे ये RHS मैंने इधर लिख दिया, और इन्हें हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। सॉरी, स्पेलिंग लिख दी, प्रोडक्ट। तो जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जितने भी राइट हैंड साइड में रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आप लोग बेसिकली इसमें ऐसा कुछ समझने आना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं समझने वाली। बेसिकली अगर मुझको शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो केमिकल रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस आर द केमिकल चेंज इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर विद टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज़। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस अगर रिएक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ तो एक नई सब्सटेंस बनाती हैं, और वो सब्सटेंस जो बनेगी वो कुछ और प्रॉपर्टी शो करेगी या नई प्रॉपर्टी शो करेगी, ठीक है। कभी भी याद रखना कि कभी भी जो प्रोडक्ट बनता है वो कभी भी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी नहीं दिखाता है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। अगर आपको ऐसे आसान वे में याद रखना है तो आपको हाइड्रोजन H2O के फॉर्मेशन का भी आप एग्जांपल याद रख सकते हो।
तो चलते हैं अगले पार्ट में, जिसको हम लोग जिसमें आएगा केमिकल इक्वेशंस में कि ये केमिकल इक्वेशंस के होता क्या है, केमिकल दो सब्सटेंस अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही हैं तो किस चीज़ का क्या क्या फॉर्मेशन होता है, वो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास है केमिकल रिएक्शंस अगर होते हैं दो सब्सटेंस के, हम लोग ने देखा कि दो सब्सटेंस के अगर केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो एक नई सब्सटेंस बन रही है और नई प्रॉपर्टी के साथ बन रही है। तो अगर जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तब उससे क्या क्या चीज़ें क्या क्या चीज़ें इमर्ज होती हैं, वो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ों में चेंज आता है। बेसिकली ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ों में चेंज आता है। सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। अगर आप देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हो तो कभी कभार चेंज में ही होता है, स्टेट में भी चेंज होता है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कराया था तो वाटर बन गया था, स्टेट में चेंज हुआ था। अब चेंजिंग कलर भी कई बार होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में तो वहाँ पे भी चेंज इन कलर बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जैसे कि अभी इसमें आपकी बुक में भी एक एक्सरसाइज दी है जिसमें हाइड्रोजन की फॉर्मेशन का बताया गया है कि एक रिएक्शन कराया तो उसमें हाइड्रोजन कैसे फॉर्म हुआ, शायद आई थिंक एक्टिविटी 1.3 है। और लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर। तो आपकी एक्टिविटी 1.1 से आपको समझ में आ जाएगा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग गर्म करते हैं या फिर जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वाइट डेजिंग फ्लेम के साथ जलती है और हीट प्रोड्यूस करती है। बेसिकली इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड, ठीक है, तब इसको हम लोग बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ लेना होगा कि जब हम लोग केमिकल रिएक्शन कोई कराते हैं तो सबसे पहला आता है चेंज इन स्टेट, उसके बाद आता है चेंज इन कलर, उसके बाद आता है चेंज इन गैस और फिर एवोल्यूशन ऑफ गैस, और उसके बाद आता है चेंज इन टेम्परेचर। बेसिकली आपको इसलिए याद करना है इसको क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जब आप एक केमिकल रिएक्शन कराते हो तब इनमें इन चारों में चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो होता ही होता है, चाहे वो स्टेट में चेंज आ जाए, चाहे वो कलर में चेंज आ जाए, चाहे गैस इवॉल्व हो जाए, या फिर टेम्परेचर में तो अक्सर देखने को मिला है कि टेम्परेचर में चेंज होता है। तो बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं और आपको मैं 1-2 एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताया है कि भाई क्या क्या चीज़ें, 2 एक्सरसाइज दी है बुक में आपके। तो उसके अंदर आपने क्या कहा है NCERT ने कि ये पहली एक्सरसाइज में किया है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज में आपको खुद से बताना है, इसमें डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बताया है, इसमें मैं इसको नहीं डिस्कस करना चाह रहा। एडिंग पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इनटू लेड नाइट्रेट सोल्यूशन, आपको इसको फाइंड आउट करना है कि दोनों सोल्यूशंस को अगर हम लोग एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या चीज़ होने वाली है, या क्या अगर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि क्या वो चेंज इन टेम्परेचर होगा। अगर इन दोनों चीज़ों का हम लोग रिएक्शन करवाएं तो क्या वो टेम्परेचर में चेंज आता है, कलर में चेंज आता है, या फिर गैस इवॉल्व करती है, गैस बनती है, या फिर टेम्परेचर में चेंज आता है, आपको कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है केमिकल इक्वेशंस। बेसिकली हम लोग ने इतना ही केमिकल रिएक्शंस था जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा, तो अब चलते हैं केमिकल इक्वेशंस वाले टॉपिक पे। तो हम लोग का नया टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस के बारे में बात करें तो केमिकल इक्वेशंस में क्या बताया जाता है कि जब हम लोग किसी भी सिंबॉलिक या किसी भी केमिकल रिएक्शन का, हम लोगों ने अभी पढ़ा केमिकल रिएक्शन, तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन लिखें सिंबल्स ऑफ फॉर्मूला के फॉर्म में, तब उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो वही चीज़ डेफिनेशन में लिखी है, सिंबॉलिक या शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज, ठीक है। जब सिंबल्स ऑफ फार्मूलाज कैसे, जैसे कि H2O, CaO और CO2, CH3, CH5, C6H12O6, ये सब क्या है, ये फार्मूलाज हैं। सिंबल्स क्या है, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, नियॉन का Ne और बेरियम का Ba, ठीक है, कार्बन का बता दिया, ऑक्सीजन का O। तो ये सब क्या है, सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब इन सिंबल्स और फॉर्मूलाज की मदद से जब हम लोग किसी भी रिएक्शन को बताते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में फॉर्म में या फिर शॉर्ट में, हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को इन सिंबल्स और फॉर्मूला की मदद से बताते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं, जैसे कि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, वही एग्जाम्पल मैंने लिया जो केमिकल रिएक्शंस में लिया था। तो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों को मिलाया, उनका रिएक्शन कराया तो वाटर बन गया, ठीक है। अब वाटर बन गया, अब इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को H लिखेंगे, ऑक्सीजन को O लिखेंगे, O2 लिखेंगे। अब ये आप सोचो कि H2 और O2 क्यों लिख रहे हैं, जैसे कि आपको 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर Cl हो गया या फिर कोई भी ऐसा एलिमेंट हो गया वो फ्री नहीं रह सकता या फिर ऐसा फ्री नहीं रह सकता क्योंकि ये एक एटम है। जैसे अगर हम सपोज H लिख दें ना तो H क्या होगा, H जो होगा एक एटम, लेकिन ये क्या है, ये एक मॉलिक्यूल बन जाता है जब हम लोग जो है इसको 2 ऐड करते हैं। जब हम इसको 2 ऐड करते हैं
तब ये बन जाता है एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक एटम जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस वजह से हम लोग इसमें 2 लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ लगाया H2 + O2 विच गिव्स अस वाटर यानी कि H2O। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है आपका मतलब ये वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, आपको बाद में पता चलेगा भी हम लोग जब इसके भी अलग से टॉपिक आता है, हम लोग अलग अलग प्रकार के जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे ना तब इसमें हम लोग को पता चलता है कि इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। मतलब केमिकल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड में भी मतलब कैल्शियम यही सेम मतलब जो हम लोग ने ये लिखा है ना ये फॉर्मूला आगे हम लोग के काम आएगा, ठीक है। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस के जो प्रकार होते हैं ना उनमें ही आएगा, उनमें से एक होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है, आप यही समझ लो अभी तक। तो ये आप कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, ठीक है, रिएक्शन कराते हैं। तो उसको फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखेंगे, CaO + H2O विच गिव्स अस CaOH2। OH2 इसलिए मैं लिखा क्योंकि देखो इस चैप्टर में आपको बेसिक सी बात है, मैं आपको अभी से इन्फॉर्म कर दूं कि आपको वैलेंसीज़ और रिएक्टिविटी सीरीज़ सब याद करनी होगी। अगर आप कहोगे तो मैं रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने का तरीका और वैलेंसीज़ याद करने का तरीका प्लस एटॉमिक नंबर याद करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। अगर आप कमेंट्स बॉक्स में बोलो, बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप बोलो तो मैं बता दूँगा। लेकिन हाँ इतना बता दूँ कि इस चैप्टर में आपको वैलेंसीज़ हो गई और आपके जितने भी एटॉमिक नंबर हो गए 9th क्लास के जितने भी अपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक नंबर, मास नंबर तो खैर नहीं है, लेकिन एटॉमिक नंबर, वैलेंसीज़, ठीक है, चार्जेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चार्जेस का भी बहुत काम है इस चैप्टर में। तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है कि टिप्स पे होने चाहिए ये सब चीज़ें इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो या इस चैप्टर छोड़ो पूरी केमिस्ट्री को पढ़ना है तो आपको इन सब चीज़ों की आपके टिप्स पे होने चाहिए ये सब चीज़ें प्लस रिएक्टिविटी सीरीज़ भी इसमें काम आने वाली चैप्टर में। तो मैं आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को याद करना है। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना आता होगा, अब होप आपको आता ही होगा क्योंकि 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा कि कैसे फॉर्मूला बनाते हैं क्रिस-क्रॉस मेथड से, ठीक है। वो आपको नहीं बता रहा मैं अभी कैसे बनाते हैं, बाद में देखेंगे उसको। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है और H2 है, इन दोनों का रिएक्शन कराए तो CaOH2 बनता है। चलो एक बार इसका फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जैसे कि CaO है, CaO छोड़ो, जैसे कि हम लोग को कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है तो कैल्शियम कैसे लिखते हैं, कैल्शियम ऐसे लिखते हैं, ऑक्साइड यहाँ ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ऑक्साइड आप लोग देखोगे तो O इंडिपेंडेंट फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्योंकि ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड को हम लोग O लिखते हैं। अब इसका जो वैलेंसी होती है वो होती है 2, चार्ज लगा दो तो लगा दो, लेकिन हाँ इसका चार्ज अगर देखें तो माइनस में होता है, -2 होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्सीजन की। और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में क्या होता है, कैल्शियम की जो आपकी वैलेंसी होती है वो होती है +2, ठीक है, ये +2 होती है, -2 होती है। अब इसको आपको साइन से वैसे मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ +2 -2 है। अगर जहाँ भी आपको देखें ना सेम नंबर जैसे 2 2 1 1 3 3 4 4 ऐसे दिखे ना यहाँ पे वैलेंसी की साइड में, तो आपको दोनों को ही कट कर देना है, डजेंट मैटर कि वो प्लस में है या माइनस में है। जैसे कि अगर ये प्लस में होता तब भी कट जाता। तो बेसिकली ऐसे आपको कन्फ्यूज नहीं कराना चाहता, मैं सिंपली बात करना चाहता हूँ कि वैलेंसी सिंपलेस्ट रेशियो में आपको लेनी है। अब इसका क्रिस क्रॉस कराने पे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बच्चा क्या था यहाँ पे 1 1, CA × 1 ऐसे CA1 करोगे तो ये हो जाएगा CA। अब O को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा O, तो फॉर्मूला बन गया हम लोग CaO। तो बेसिकली इस प्रकार से इन लोगों का फॉर्मूला बनता है यहाँ पे। तो होप है कि आपको क्लियर होगा, आपको थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया होगा कि 9th क्लास में हाँ भाई हम लोग ने ऐसा पढ़ा था। तो बेसिकली यहाँ पे था कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया गया है। केमिकल इक्वेशंस में बेसिकली फिर से रिप्रेजेंट करा दूँ तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल इक्वेशंस, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूला। सिंबल और फार्मूला की मदद से जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो बेसिकली होप है कि आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर से करूँगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले अगर आपने हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अगले टॉपिक पे चलते हैं जल्दी से। और अगर आपको वीडियो अगर अभी तक पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना जरूर से। चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो गाइस हम लोग अब पढ़ने वाले हैं
टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस के भी कई सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कि पहला है स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। कई सारे मेरा करने का मतलब सिर्फ 2 ही है, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस में अगर हम देखें तो 2 ही केमिकल इक्वेशंस होती हैं। एक होती है स्केलेटल या फिर जिनका अनबैलेंस कह सकते हैं, और दूसरी होती है हम लोग की बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो अब सबसे पहले स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड इक्वेशंस देखते हैं कौन कौन सी क्या होती हैं आखिरकार। तो बेसिकली अनबैलेंस से हम लोग को पता चल रहा है कि दोनों साइड, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आपको याद रखना है, भूलना मत कि ईच एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच एलिमेंट इसलिए बोला क्योंकि हर एक एलिमेंट, यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में HO ये क्या सब है, एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 2 प्रकार के इसमें एलिमेंट्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। अब हर एक एलिमेंट पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं ऑन द प्रोडक्ट साइड एज वेल एज ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल नहीं है, तब वो स्केलेटल या अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो बेसिकली हम लोग ये बोल रहे हैं, मैं अभी ये बोल रहा था कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं एक एलिमेंट में, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो बेसिकली जैसे कि एक एलिमेंट हमने लिया है हाइड्रोजन में सब यहाँ देखो 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एटम्स हैं, 2 एटम से मिलकर बना हुआ है हाइड्रोजन। इधर भी ऑक्सीजन को देखें तो यहाँ भी तो ऑक्सीजन है, तो ये बनकर है। बेसिकली बात यही है कि एक एलिमेंट को हम लोग देखना है, ईच एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड मतलब ये रिएक्टेंट साइड होती है, एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, ये क्या होती है, प्रोडक्ट साइड होती है। तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों को ही हम लोग को देखना है, और उन दोनों में ये देखना है कि जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं ईच एलिमेंट के वो इक्वल हैं या नहीं। अगर नहीं होंगे तो वो स्केलेटल इक्वेशन होगी। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी स्केलेटल इक्वेशन है या फिर बैलेंस्ड इक्वेशन है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली डेफिनेशन देखें, इट इज़ द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल। जैसे कि एग्जांपल देखें, H2 + O2 गिव्स अस H2O। अब H को देखो, O को देखो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो है, चलो ये सेटिस्फाई हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सिर्फ एक ऑक्सीजन ही दिया गया है। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ कितने ऑक्सीजन है, क्या ये एक ही ऑक्सीजन है। तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुई? नहीं हुई। तो लेकिन हाँ, इसको बैलेंस करना हम लोग आगे भी सीखेंगे चैप्टर में, वो भी है कि कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो वो भी सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इसके एक और दूसरा पार्ट है बैलेंस्ड इक्वेशन, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आप व्हाट आर बैलेंस्ड इक्वेशंस। अब अगर हम लोग देखें बैलेंस्ड इक्वेशन की तरफ को तो ये एक प्रकार की इक्वेशन ही होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज ऑफ द प्रोडक्ट साइड इज इक्वल, सॉरी आर होगा, यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ आर लिख दीजिए, यहाँ आर होगा, आर इक्वल the number of atoms on the reactant side as well as on the product side, number of atoms of each element are equal, तो उन्हें हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। जस्ट स्केलेटल इक्वेशन का कन्वर्ट्स है ये इक्वेशन। तो बेसिकली इसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर वो इक्वेशन समझ में आ गई तो इस इक्वेशन को आसानी से समझ पाओगे और आसानी से इसकी डेफिनेशन में निकाल पाओगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। अब बेसिकली एग्जांपल क्या है, C+O2 गिव्स अस CO2। कैसे, देखो हम लोग C को देखें, C क्या है, कार्बन, कितने कार्बन, 1 कार्बन, O2 कितने, 2। अब जो इक्वेशन हम लोग का जो प्रोडक्ट बना, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बना हम लोग का CO2 में कार्बन कितने, 1, ऑक्सीजन कितने, 2। तो क्या यहाँ पे भी कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है? बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गई, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब देखो हम लोग ने पिछले लास्ट टाइम क्या लिया था एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। तो उस समय हम लोग बैलेंस करना नहीं आया था, क्योंकि उस समय हम लोग बैलेंस नहीं कर पाए थे उस इक्वेशन को। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है, तो ये क्या बन गया, बैलेंस इक्वेशन। बेसिकली हम लोग ने क्या क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे हम लोग ने 2 टाइम्स हाइड्रोजन कर दिया, यानी कि ये हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ 2 थे, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन्स। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यानी कि 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन। अब हम लोग देखिए यहाँ हाइड्रोजन फॉर्मूले में देखोगे
तो हम लोगों ने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ कितने हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन्स और 2 ऑक्सीजन्स। अब ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, बहुतों को नहीं आया होगा, लेकिन ये चीज़ आपको कब क्लियर होगी? जब हम लोग बैलेंसिंग एंड इक्वेशन समझेंगे, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, जो कि अगला टॉपिक ही है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि कैसे आखिरकार बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। हाउ डू वी बैलेंस द इक्वेशन, दैट इज़ मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि उसी से पूरा चैप्टर चलने वाला है। इक्वेशन एक बार बैलेंस करना आ गया ना तो आप हर चीज़ इसमें अंदर कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी से बनते हैं, एक इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस मेथड से करते हैं। बेसिकली हम लोग ने अभी बताऊंगा मैं किस मेथड से करते हैं, क्यों करते हैं, किस वजह से क्या आसान पड़ी कि हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ रहा है। बेसिकली यहाँ इस जो हम लोग ने 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, बहुतों को नहीं समझ में आया, जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया वैसे बता दो कि अलग टॉपिक है, अगला टॉपिक ही वैसे ही है, अलग टॉपिक है बैलेंसिंग एंड इक्वेशन करके, तो उसको हम लोग उस पार्ट में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो अगर हमको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, बहुत आसान है। CaO + H2O गिव्स अस CaOH होल ट्वाइस। OH आपको ऐसे लिखना है, बेसिकली आपको फॉर्मूला में तो ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपको OH कैसे समझना है, 2O2 + H2, ठीक है, आपको ऐसे समझना है। ये OH 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना, तो 2 × H 2 × O, तो इसलिए O2 और H2 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए, लेकिन हाँ ये चीज़ फॉर्मूले में नहीं आएगी, फॉर्मूले में तो यही आएगा, लेकिन हाँ मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको लिख दिया ऐसे। तब देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, इस इक्वेशन में कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, पहले तो हाइड्रोजन देखो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। इधर इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं, एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन। इस साइड में तो 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है, 1 और 2 ऑक्सीजन्स, इधर भी 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। बचा क्या, कैल्शियम Ca यहाँ पे कितना है 1, यहाँ कितना है 1, इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। इसलिए वजह से क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अगले पार्ट पे चलें तो ये यहाँ पे क्या लिखा है, वाई देयर इज नीड टू बैलेंस द इक्वेशन। मैंने क्वेश्चन बोला था एक कि अगर हम लोग को क्वेश्चन एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को ये बता दो कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर करके मैं बहुत ज़्यादा चांस होते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाए कि वाई देयर इज नीड टू बैलेंस एन इक्वेशन। बहुत छोटा सा आंसर है, ये आपको MCQ में पूछ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन आखिरकार अभी तो 1 मार्क्स क्वेश्चन आ भी नहीं रहे, जो नया पैटर्न आया CBSE का। तो अगर आपको MCQ में पूछ सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि पूछ लें वाई देयर इज नीड टू बैलेंस इक्वेशन। आपको बस लिखना है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको 2 मार्क्स में आ जाए तो आपको इसको एलाबरेट भी करना पड़ सकता है। तो एलाबरेट कैसे करेंगे तो आपको बता दूंगा बाद में, अभी जब एक तरह से जब इसमें हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे तब मैं इसको बता दूंगा एलाबरेट करके कि क्यों हम लोग को बैलेंस करना होता है। कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, आपको ये याद रखना होगा कि 9th क्लास में हम लोग पढ़ा हो, तो मैं अगर यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने लॉ को भी लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि मास क्या है, मास को हम लोग ना ही बना सकते हैं, ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, बस मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसको दिया किसने था, बेसिकली इसको दिया था लैबॉयजन ने। अक्सर करके एग्ज़ाम में आ ही सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन हाँ क्योंकि 9th क्लास का पार्ट है तो हो सकता है ना भी आए। लेकिन आपको ये लॉ को, अगर आपको ये जानना है कि हम लोग को सेटिस्फाई क्यों करना है लॉ को, तब अगर हम लोग को इस लॉ को सेटिस्फाई क्यों करना है, केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों करनी है, तो आपको पहले इस लॉ को समझना होगा। अगर आपको ये लॉ समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे कि क्यों आखिरकार बैलेंस करना है इक्वेशन को। अब जिनको अभी भी समझ नहीं आ पाया, अभी भी रिलेट नहीं कर पाए, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्यों हम लोग को बेसिकली सेटिस्फाई करना पड़ता है, क्यों ही हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्यों लिए हैं, किस वजह से हम लोग ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही लिया है यहाँ पे। बेसिकली अगर देखो मास अगर हम लोग देखें ना कि वो तो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगर हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो देखो यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले एग्जांपल में देखें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ 2 ऑक्सीजन थे। अगर हम लोग अनबैलेंस इक्वेशन की बात करें और यहाँ पे हम लोग क्या था, अगर हम लोग 2 को मल्टीप्लाई ना किया होता तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थे, 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, तो अब जो प्रोडक्ट आया उसमें से 1 ऑक्सीजन तो हट गया। क्या ये मास, इसका मास और इसका मास सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है।
यहाँ सपोज लेट से हम लोग यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में अगर दिखाऊँ तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये बनते क्या हैं, H2O बनते हैं। अब हम लोग लेट से हाइड्रोजन का मास हम लोगों ने, एक हाइड्रोजन का मास हम लोगों ने ले लिया 8, एक हाइड्रोजन का, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन का हम लोगों ने मास ले लिया, एक ऑक्सीजन का लेट से 6 ले लिया, ठीक है। यहाँ हैं कितने हाइड्रोजन हैं हम लोग के यहाँ पे 8। पहले मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना होगा 16। यहाँ कितना है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये 12 हो जाएगा। ओके, 16 + 12 कितना होता है 28। अभी 28 देखो कि पहले तो हम लोग देख लिया कि ये रिएक्टेंट साइड है, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मास, रिएक्टेंट का क्या है, ये मास है। अब हम लोग देखें यहाँ पे प्रोडक्ट का मास देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन का हम लोग एक हाइड्रोजन का मास पता है, 2 हाइड्रोजन का निकालना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 16 आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन कितने, एक ऑक्सीजन दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना ऑक्सीजन दिया है, एक ऑक्सीजन दिया है, तो कितने, एक ऑक्सीजन का कितना मास है 6, 16 + 6 22 होता है। हम लोग का रिएक्टेंट का मास कितना आया था, प्रोडक्ट का मास कितना आ रहा है 22 प्रोडक्ट का आ रहा है, रिएक्टेंट का 28 आ रहा है। तो देखो कितने नंबर का गैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करना पड़ता है कि अगर हम लोगों ने अभी यहाँ पे अगर 2 लगा दिया होता तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाता, सॉरी 2 तो नहीं मल्टीप्लाई होता, गलत बोल दिया, लेकिन हाँ हम लोग के एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है। यहाँ पे देखो एक ऑक्सीजन था, लेकिन अगर हम लोग और 2 मल्टीप्लाई कर देते तो 2 ऑक्सीजन आ जाते, बेसिकली यहाँ पे एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो कितना होता है 2 ऑक्सीजन। अगर 2 ऑक्सीजन हो जाते तो ये कितना बन जाता, 12 बन जाता, तो हम लोग की इक्वेशन का बैलेंस हो जाती। लेकिन अभी भी आपको समझ नहीं आया तो इसको डिटेल वे में हम लोग, जैसे कि आपको पता ही, डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में कि बैलेंस क्यों करना होता है या फिर बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बार समझ जाओ कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि क्या मैंने अभी यहाँ पे लिखा। अब बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक। तो बेसिकली ये हो गया हम लोग की, ये हो गया हम लोग का लॉ। अब हम लोग पढ़ते हैं एक और पॉइंट यहाँ पे बचा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि मैंने अभी वीडियो के जब मैं स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि क्यों हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है और कैसे बैलेंस करना पड़ता है, किस मेथड से करना पड़ता है। उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये जो हम लोग ने 2 वगैरह ये सब लिखा है ना, इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसकी मदद से हम लोग एक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वैसे होप है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। तो होप है कि आपको ये दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गए हों। हम लोगों ने यहाँ पे एक लॉ को भी डिस्कस किया, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि आपके 9th क्लास का लॉ था। होप है कि आपको समझ में आ गया हो। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि इस पॉइंट से बहुत सारे MCQ बनते हैं, इस वाले पॉइंट से हम लोग के बहुत सारे MCQ बनते हैं, आपके बन भी सकते हैं। मतलब अगर आप इन दोनों चीज़ों को रिलेट कर लिए ना, तो इन दोनों चीज़ को रिलेट करने के बाद आप आराम से बेसिकली समझ सकते हो कि बैलेंस क्यों करना पड़ता है और कैसे करते हैं इक्वेशंस को बैलेंस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। एंड हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दो। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को। और हाँ, आपको जितना भी मैंने यहाँ पे तक लिखा है, यहाँ तक जितना लिखा है मैंने, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सिर्फ यहीं तक का मिलेगा, आगे का नहीं मिल पाएगा। तो आगे का जब हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको उसके मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ तक जितना लिखा है ना मैंने, उसका आपको मिल जाएगा। PDF फॉर्म में आपको मैंने नीचे दे दिया डिस्क्रिप्शन में लिंक, जाके वहाँ तक डाउनलोड कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जाके डाउनलोड करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।